नमस्कार। आज हम भारत की राजनीति में जाति की भूमिका के संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारत की राजनीति में आज़ादी के पश्चात जो बुद्धिजीवी वर्ग हमारा लीडरशिप कर रहा था, जिसमें नेहरू जी हमारे प्रमुख हैं और भी जो वेस्ट एजुकेटेड जो हमारे एलीट थे, उन्होंने वेस्ट की जो डोमिनेंट कंसेप्शन थी कास्ट के संबंध में, उसी को उन्होंने इनहेरिट किया। उनके अंदर वही मूल्य थे जो वेस्ट के चिंतकों के अंदर थे, क्योंकि उन्होंने वेस्ट की शिक्षा धारण की थी। और वेस्ट का ये मानना था कि भारत में जो जाति व्यवस्था है ये बहुत ही निकृष्ट गुण है, एक पिछड़ी सोसाइटी का परिमाप है। और भारत को यदि आगे बढ़ना है तो उसे जाति व्यवस्था का समूल नाश करके वर्ग व्यवस्था की ओर बढ़ना है, जहां लोग क्लास के बेस पर आगे बढ़ सके, ना कि जाति उसको इफेक्ट कर सके। ये दृष्टिकोण नेहरू जी का था। इवन अम्बेडकर जी ये मानते थे कि जाति जो है राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधक है। परंतु जब हमारे विद्वानों ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत की राजनीति का अध्ययन किया, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार था, तो उनकी जाति के प्रति जो परसेप्शन थी वो चेंज होने लगी। और सबसे पहले जिन लोगों ने इस बात को टच किया कि जाति भारत में बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक भूमिका निभा रही है राजनीति के संदर्भ में, उनमें रुडोल्फ और उनकी पुस्तक मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने पाया कि भारत के संदर्भ में जाति मॉडर्न एसोसिएशंस की तरह काम कर रही हैं, कास्ट एसोसिएशंस बन चुकी हैं, जो कि अपने वर्कर्स के, अपने मेंबर्स के सेकुलर इंटरेस्ट, अपने आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रही है, ना कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम पर बैठी हुई, बल्कि वो अनपढ़ लोगों के लिए, अपने हितों के लिए ऑर्गेनाइज होने का, और पढ़े लिखे लोगों के लिए अपने हितों के लिए ऑर्गेनाइज होने का एक डायरेक्ट माध्यम बन गई है। उन्होंने भारत में पॉलिटिसाइजेशन कर दिया है भारत के समाज का, उनको अपने अधिकारों के प्रति सतर्क बना दिया है जाति के आधार पर। ये रुडोल्फ ने कहा। उन्हीं की इसी बात को आगे रजनी कोठारी ने भी कहा। उनका ये मानना था कि भारत में राजनीति का जातिकरण नहीं, जाति का राजनीतिकरण हुआ है। हर जाति कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की वजह से उनके अंदर ये भावना पैदा हो गई है कि हमें इकट्ठे होकर के अपने हितों की क्या करनी है, रक्षा करनी। ये बात उनमें पैदा हो गई। ये बात रजनी कोठारी ने कही। और सब्सिक्वेंटली बहुत से विद्वान आए जिन्होंने जाति के पॉजिटिव इम्पैक्ट की भारत की राजनीति में सराहना की। उसमें चाहे सुधा पाई हो बाद में, या योगेंद्र यादव हो, या और भी अन्य जो विद्वान हैं, उन्होंने ये बताया कि जितना ज़्यादा जाति का गत आधार पर मोबिलाइजेशन लोगों का हो रहा है, इससे भारतीय राजनीति और लोकतंत्र गहरा हुआ है। लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर एक कम्युनिटी का भारत के लोकतंत्र में बड़ा है। उन्होंने इसको सकारात्मक रूप में देखा। और आज़ादी के कुछ दशकों के बाद जो ओबीसी जातियां थी, जो कि मतलब जाति के पैराडाइम में मध्यम वर्ग में आती थी, उन्होंने बहुत तीव्र गति से मोबिलाइज होकर के अपर कास्ट जातियों को राजनीति से बाहर धकेल दिया, डोमिनेंट पोजीशन से बाहर धकेल दिया, और पॉलिटिकल पावर को के सेंटर स्टेज पर आ गई। इन्हीं जातियों को एमएस श्रीनिवासन, जो हमारे फेमस समाजशास्त्री है, उन्होंने डोमिनेंट कास्ट्स कहा कि भारत में लोकतंत्र के आने के बाद 10-15 सालों में ही जो डोमिनेंट कास्ट थी, जो न्यूमेरिकली ज़्यादा थी, संख्या से ज़्यादा थी, उन्होंने अब राजनीतिक पावर को कैप्चर करना शुरू कर दिया। और जो पुरानी ब्राह्मण और राजपूत या अपर कास्ट सो कॉल्ड जातियाँ थी, उनको बाहर करना शुरू कर दिया। और ओबीसी जातियाँ जो है राजनीति पर ज़्यादा होने के कारण मुखरित होकर के सामने आने लगी और नए शासक वर्ग की उत्पत्ति हुई। इसमें राम मनोहर लोहिया जी का जो मोबिलाइजेशन था उत्तर भारत में, इसमें उन्होंने ओबीसी जातियों को, विशेषकर यादवों को, कुर्मियों को, इनको उनके आबादी के हिसाब से जिसका जितना हिस्सा उतनी सहभागिता के नारे पे मोबिलाइज किया। उसने भी डेमोक्रेसी को डीपन होने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। इसके पश्चात 1980 और 70 के दशक के बाद क्रिस्टोफर जेफरलोटी, उन्होंने भी जाति के संदर्भ में लिखा। बल्कि दो लोग, इलेनोर जिलियट और गेल ओम्बिट ने, जो दलित पर्सपेक्टिव था, जो थर्ड वेव हमारी जाति की आई, जो कि समाज के सबसे नीचे के पैराडाम, ओबीसी जातियों के सशक्त होने के बावजूद भी जो हमारी शेड्यूल कास्ट जातियाँ थी, दलित जातियाँ थी, वे उतनी सशक्त नहीं हो पा रही थी।
तो जब उनकी मिडिल क्लास रिजर्वेशन है, चाहे वो एमएलए एमपी की रिजर्वेशन हो, जॉब्स की रिजर्वेशन हो, शिक्षा की रिजर्वेशन हो, उससे थोड़ा उसका साइज़ बढ़ने लगा, तो उस मिडिल क्लास ने अपने हक हकूक़ के लिए लड़ना शुरू किया। इसके लिए ऐसे BS4 जिसकी स्थापना हमारे कांशीराम जी ने की, और भी कई ऐसे आंदोलन, और मायावती उसका एक चेहरा के रूप में उभर कर सामने आई, और फिर से अंबेडकर एक जो है सोशल रिफॉर्म के एक सोशल रेवोल्यूशनरी के एस्पेक्ट से मुखरित हुए, और अंबेडकर को फिर से एक नया रेडिकल लीडर के रूप में फिर से जागृत किया गया। और इस विषय में गेल ऑम्बिट, इलेनोर जेफरलॉटी और क्रिस्टोफर जेफरलॉट, इन लोगों ने इस ट्रेंड को और ज़्यादा दिखाया कि किस तरह से मायावती का सबसे डोमिनेंट स्टेट में मुख्यमंत्री बनना, दलित का एक नई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में एक आइडेंटिटी बनकर उभरना, उनका अपने आप को ग्लोबल लेवल पर एक आइडेंटिटी के रूप में परिचित करवाना, और कई जगह तो आगे बढ़कर इसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की तरफ ले जाना भी इसमें मुखरित हुआ। इसके साथ साथ जोधका जी, एक जोधका नाम के सोशल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने लिखते हैं, उन्होंने अपनी एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी के माध्यम से ये बताया कि जो कास्ट की जो कॉन्शियसनेस जो आज हमारी पॉलिटिक्स में आई है, कहीं ना कहीं इसमें जो कॉलोनियल स्टेट था उसका बहुत ज़्यादा योगदान था। क्योंकि कॉलोनियल स्टेट ने 1930 के दशक में, 20 के दशक में पूरा एथनोग्राफिकली लोगों को जातियों के आधार पर और उनको वर्णों के आधार पर डिवाइड किया, जैसा कि लोग पहले नहीं थे, पर उनको पूरी उनकी बाकायदा सूची तैयार की, उनको शेड्यूल कास्ट में डाला, उनको बैकवर्ड कास्ट में डाला, उनको फॉरवर्ड कास्ट रखा, उनकी एक सूची तैयार की, और धर्म के नाम पर भी लोगों को डिवाइड करके दिया, प्रॉपर करके स्पष्ट उन्होंने डिलिनेशन दी करवाई। और जो ये उन्होंने पॉपुलेशन की जो सेंसस करवाई, ये सेंसस ही अपने आप में उनके अपने लेंस और अपनी बायसनेस का परिचायक थी, और उसी सोच को बाद में हमारे बुद्धिजीवी वर्गों ने इनहर्ट किया। ये आज पाया जा रहा है। इसमें मिस्टर ड्रेक्स जो हैं, ड्रेक्स नाम के एक विद्वान है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो मेयर और भी कई ऐसे नए थिंकर आ रहे हैं जो कि अपने वर्क्स में, जैसे कि कास्ट ऑफ द माइंड या इस तरह के जो वर्क, क्रिटिकल वर्क जो बता रहे हैं, असल में भारत के समाज में कास्ट की कॉन्शियसनेस कभी भी इतनी नहीं थी जितनी कि कॉलोनियल थिंकर्स ने, ओरिएंटलिस्ट ने भारत और ईस्ट और वेस्ट में फ़र्क करने के लिए भारत को बहुत ज़्यादा कास्ट में संकुचित, पूरी तरह से रेशियली अलाइंड, कास्ट के हिसाब से हायरार्किकली डिवाइडेड दिखाया, ताकि वेस्ट और ईस्ट में डिफरेंस किया जा सके। ये उसका परिणाम है। इसी कड़ी में लुइस डरमोंट का होमो हायराकस नाम का जो कॉन्सेप्ट उसने दिया कि कास्ट में तो लोगों को बिल्कुल वर्ण के आधार पर खड़ा करके डिवाइड किया जाता है, इस तरह के बहुत ज़्यादा पोलेमिक, बहुत ज़्यादा कट्टरवादी एक कास्ट का डिपिक्शन दिखाया गया, जबकि रियलिटी इससे कुछ इतर है। और यही बात फिर चाहे श्रीनिवास ने अपने वर्क में, चाहे गुप्ता ने अपने वर्क में, चाहे ड्रेक्स हों आगे, है ना, या मेयर हों, जिन्होंने बताया कि मेयर ने बताया कि जजमानी सिस्टम, जिसको हम कास्ट सिस्टम से जोड़कर देखते थे, वो भी 20वीं या 19वीं या 18वीं सदी की देन थी। 2 शताब्दियों में वो पैदा हुआ, और उसको पैदा करने में अंग्रेज़ों का भी योगदान था। तो हमारी जो ये एक सोच कि भारत का समाज सैकड़ों सालों से जाति आधार पर विभाजित था, और वो जाति बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, उसमें किसी भी जाति को आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं था, ये कहीं ना कहीं हमें कॉलोनियल जो बुद्धिजीवी थे उनकी देन है। और बाद में हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों ने इसी सोच को ग्रहण किया, और आगे आज हम देखते हैं जितना ज़्यादा ये कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन होगी, आप पाएंगे अपने आप ही पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट जो है वो वीक हो जाएगा, वो अपनी लिमिटेशन पहुंच जाएगा, अपनी सेचुरेशन पे पहुंच जाएगा। जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि ओबीसी जातियों में भी उत्तर भारत में डिवीज़न आ रहा है। यूपी में हमने देखा योगी जी के चुनाव में कि किस तरह से जो ओबीसी की फॉरवर्ड जाति है यादव, उसमें और जो नॉन यादव जातियां हैं उनमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो गया। दलितों के जाथव जो मायावती के साथ जुड़ते हैं उस जाति में और गैर जाथव जातियों में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो गया। इसलिए बीजेपी ने जो है उन अलग अलग जातियों को जो पीछे रह गई महसूस कर रही थी, स्ट्रिंग करके अपनी एक नई पॉलिटिक्स खड़ी कर दी। क्रॉस पार्टी, क्रॉस जाति अलायंस खड़े कर दिए। इवन बिहार में दलित वर्सेस महादलित हो गया, पासवान वर्सेस महादलित कर दिया गया नीतीश कुमार के द्वारा। तो जो टिपिकल जातिगत जो मोबिलाइजेशन थी उसकी भी अब धीरे धीरे आप पाएंगे सैचुरेशन पे पहुंच रहा है। वो जातिगत पार्टियों ने भी सत्ता पे आने के बाद, अपर कास्ट को हटाने के बाद ओबीसी स्वयं शोषक बन गई।
उनकी लीडरशिप स्वयं शोषक बन के बैठ गई, और जो दलित नीचे दबे थे उनके साथ भी अन्याय अभी भी हो रहा है। और दलित वर्ग में भी जो उभर कर सामने आया मायावती के साथ या अन्य जातियों में, वे भी अपने ही वर्ग को आगे बढ़ा करके अन्य उनके कज़न या उनके जो अन्य जाति हैं वो आज भी क्या है, पीछे है। तो इसकी लिमिटेशन बाहर आ रही है, और हम पाएंगे जितना ज़्यादा कास्ट के नाम पे मोबिलाइजेशन होगा, ग्रेजुअली अपने आप ही कास्ट के बेस पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अपने लिमिट में पहुंच जाएगी, और इंडिया का जो पॉलिटिक्स है वो और ज़्यादा डेवलपमेंटल लेवल पर, प्रोग्रेसिव लेवल पर खुद होने लगेगा। पर कास्ट को निगलेक्ट करके नहीं हम आगे बढ़ सकते, कास्ट को एक्सेप्ट करके भारत आगे बढ़ा है, उसको पॉलिटिकली मोबिलाइज करके, या कास्ट ने हमारे पॉलिटिक्स को पॉलिटिसाइज करके या कास्ट को पॉलिटिसाइज करके हमारा पॉलिटिकल सिस्टम आगे बढ़ा है, और इसका बड़ा बेनिफिट हुआ है। थैंक यू।